उत्तराखंड के लिए औद्योगिक निवेश जुटाने चेन्नई पहुंचे सीएम धामी। पार्थ सारथी मंदिर में की पूजा अर्चना। उद्योगपतियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे उत्तराखंड। गंगोत्री धाम में करेंगे दर्शन। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मिली मंजूरी। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ किया मिष्ठान वितरण। पीएम मोदी और सीएम धामी का जताया आभार। पौड़ी की गहरी खाई में गिरे 2 स्कूटी सवार। एसडीआरएफ ने घायलों को खाई से निकाला। अस्पताल में इलाज के दौरान एक की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीधा रुख करेंगे चेन्नई का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल हैं। हिंदी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे बहुत ही आध्यात्मिक जगत के गुरु भी हैं, सब लोग जानते हैं, श्री सतपाल महाराज जी, और बहुत सारे विभागों के मंत्री के नाते भी उत्तराखंड में काम करते हैं। और मेरे सहयोगी के रूप में हमारे युवा कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे आए हुए सभी अधिकारीगण, उद्योग जगत से पधारे हमारे सभी सीनियर इंडस्ट्री के लोग, इन्वेस्टर, डॉक्टर सतीश देवादोस जी, वाइस चेयरमैन देवादोस हॉस्पिटल, श्री शंकर जी, जिन्होंने बहुत तमिलनाडु और उत्तराखंड दोनों ही स्टेट के बारे में बहुत विस्तार से यहां पर अपनी बात रखी। श्री मुथु बालियप्पन जी, हेड ऑफ ऑपरेशन केविन केयर, जिन्होंने उत्तराखंड में 6 सालों तक 6 इयर्स इन्होंने वहां का एक्सपीरियंस लिया है। श्री SN आइजन हावर जी, कहां बैठे हैं? अच्छा, बहुत डिटेल से आपने बहुत शॉर्ट में, बहुत कम शब्दों में, हिंदी में बोलते हैं गागर में सागर भरना। एक बार ताली बजा दीजिए, गागर में सागर, यानी कि बहुत शॉर्ट वर्ड्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देना। और यहां पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु, मीडिया जगत से आए हुए लोग, बहुत देर से आप लोग सब इंडस्ट्री के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, उत्तराखंड और देश के बारे में सुन रहे हैं। और लगातार एक के बाद सब एक जैसी बातें हो रही हैं, सब मिले हुए। कहीं बोर तो नहीं हो गए ना? चलिए, बहुत अच्छा। डू यू ऑल हैव नो प्रॉब्लम? चलिए, और सभी लोगों ने, हमारे जितने भी बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपनी बात यहां पर रखी है, बहुत एक्सप्लेन किया है कि आपको उत्तराखंड जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, आपके सामने बहुत मैं कहूं कि विस्तार में जाकर सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। और मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, केवल इतना आप सबको बताना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने क्यों आए, उत्तराखंड में आप अपना उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप अपना व्यापार क्यों करें। तो इन सब बातों के लिए, चूंकि बहुत हमारी एक फिल्म भी यहां पर दिखाई गई, जिसमें बहुत शॉर्ट फिल्म थी। वैसे एक सेशन हमारा और भी होता था कि इसमें हमारे जो MD हैं वो विस्तार से बात बताते,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो डेवलपमेंट का मॉडल लिया है, उत्तराखंड देवभूमि है, जहां गंगा जी निकलती हैं, होली गंगा, यमुना, शारदा, महाकाली, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, गोमती, सरयू, अनेकों अनेक, जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर लगातार बहती हैं और पूरे देश को शुद्ध पानी देने का काम करती हैं, सींचने का काम करती हैं। पानी किसी के आचमन का काम आता है, कहीं लोगों के पीने के काम आता है, कहीं सींचने के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है। इतना, और पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इन्वायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर वाटर एंड प्योर एयर, दोनों देने का काम हमारा राज्य। तो हम सुन रहे थे चेन्नई से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए अनेक प्रदेशों के इसी तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो से पहले चेन्नई के मशहूर पार्थ सारथी मंदिर में दर्शन किए, जहां उन्होंने ट्रिप्लिकेशन चेन्नई में स्थित भगवान विष्णु के अलौकिक अवतार पार्थ सारथी भगवान के पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की उन्नति की कामना की। पार्थ सारथी मंदिर में भगवान विष्णु के 4 अवतार कृष्ण, राम, नरसिंह और भगवान वराह की पूजा होती है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित होगा। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ऐसे में एक बार फिर स्थापना दिवस को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। राज्य निर्माण दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है, स्थापना दिवस होता है उत्तराखंड का। उस पर बहुत सारे मुख्य अतिथियों को राज्य सरकार बुलाती है। इस बार माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है सरकार ने कि वो आए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी आएंगे तो उत्तराखंड राज्य के लोगों को बेहतर बल भी मिलेगा और निश्चित रूप से जो विकास है और जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, जिस प्रकार से सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि राज्य स्थापना दिवस पर तमाम चीज़ें जो हैं और बेहतर हों। और मैं उत्तराखंड राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि 9 नवंबर का हमारा स्थापना दिवस है। सरकार ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर सभी जिले मुख्यालयों पर कार्यक्रम किए हैं। तमाम जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। चमोली जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वायुसेना के विशेष विमान से सुबह करीब 10:30 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे, जिसके बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही सुरक्षा और समस्त व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। लालकुआ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मंजूरी दे दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को लेकर मंजूरी दे दी गई है, जिसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में शामिल कर 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद प्रेषित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में जमरानी बांध को जो है मंजूरी दे दी गई है
और इसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में ले लिया गया है। इस योजना में लिए गए कार्यों को 3 वर्ष के अंदर पूरा करना होता है। तो उसमें लेने के लिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट में इसको पास करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कर रहे हैं। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। खटीमा सुरई वन क्षेत्र के जंगल में घास काटने गई बुजुर्ग महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। इस दौरान विभाग की फॉरेंसिक टीम ने तुरंत शव का निरीक्षण कर फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठा किए। इस दौरान एसडीओ संतोष पंत ने बताया कि हमले के खतरे को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाया जाएगा। वन विभाग स्थानीय लोगों से निवेदन करता है कि बेवजह जंगल में जाने से बचें। आवश्यक कार्य होने पर वन विभाग के लोकल अधिकारियों को सूचना देकर ही जंगल में प्रवेश करें। सुरई कक्ष संख्या 47 बो के निकट एक वृद्ध महिला जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र की निवासी बताई जा रही थी, जंगल में आई हुई थी, जिस दौरान बाघ द्वारा उन पर हमला कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग के उपरांत महिला का शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया यह बाघ के द्वारा हमला किया जाना ज्ञात हुआ, जिस हेतु सैंपल एकत्रित कर दिए गए हैं और मौके पर प्रभागी वनाधिकारी महोदय के निर्देश पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट की टीम को भेजा गया ताकि घटना संबंधित और साक्ष्य जुटाए। प्रदेश में लगातार जनता की आवाज उठा रहे स्वराज सेवा दल धरना प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे और एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही। इस दौरान स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि जनपद में अधिकारी अपनी कार्यशैली नहीं सुधार रहे हैं, जिसके चलते जनता को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए जनता की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो गरीब है वह दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वह दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। उद्योगपतियों की सरकार है। उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से, कई बार टेलीफोनों के माध्यम से यहाँ पर हाकम का पर्दाफाश किया। जो अवैध खनन हो रहा है, जो उससे हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर अवगत कराया। इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उन क्रेशरों पर माल कहाँ से आ रहा है जब सारे पट्टे बंद हैं? तो उसके अलावा हमारे स्थानीय लोगों को हरियाणा मूल के निवासियों ने पीट दिया और इन्होंने एक बार भी ये जांच करना उचित नहीं समझा कि वो हरियाणा वाले यहाँ कौन थे, क्या करने आए थे, कहीं किसी अन्य हत्याओं में तो वो संलिप्त नहीं है। उनके पास इतना बड़ा जिगरा कैसे आ गया जो स्थानीय लोगों को पीट रहे हैं? ये क्या कानून व्यवस्था है? इन तमाम चीज़ों के विरोध के लिए आज हमने उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पर धरना दिया है। अभी हम उप जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और अगर तमाम चीज़ें आज पूरी नहीं की गई तो आज से अभी से यहाँ पर धरना चालू हो जाएगा। यहाँ की मांगे ये हैं, सरकारी जमीन पे शराब का ठेका चल रहा है, कम से कम सालों से उसको रोका जा रहा है, आज तक हटा नहीं। शिक्षा का मामला है, फर्जी प्रधान बने घूम रहे हैं, वो तो आपको पता ही होगा। ये सारी जांचों के लिए 2 से 3 महीने से, जब से ये आए हैं तब से भी, इनसे पहले से भी चल रही है कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता रोज आ रही है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी रोज धक्के पे धक्का खा रहे हैं लोग, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लगातार चलता रहेगा अनशन, हटने वाले नहीं है। मांगे नहीं पूरी होगी तो यहीं बैठेंगे, चूल्हा उल्हा लेके आए हम लोग, सारी व्यवस्था यहीं है, यहीं खाएंगे और आप भी यहीं रहना, भोजन यही फ्री है। दल के माध्यम से बहुत सारी शिकायतों के बारे में अवगत कराया गया। जैसे कहीं पे रास्ता बंद करने की समस्या थी, कहीं पानी भरने की समस्या थी, एक प्रधान के दस्तावेजों की जांच को लेके था प्रकरण, अवैध खनन के संबंध में था, एक सरकारी जगह में ठेके को लेकर था। तो तरह तरह की समस्याओं के बारे में हमने उनको अवगत कराया कि किसमें क्या कार्रवाई चल रही है या क्या कार्रवाई की जाएगी। तरह तरह की शिकायतों के संबंध में अलग अलग समय बताया गया। जैसे किसी चीज़ में हमें ज़्यादा समय की आवश्यकता तो उनको आराम से समझाया, अवगत कराया कि इसमें
2-3 हफ्ते, 1 महीना भी लग सकता है। कुछ समस्याएं हमारी 2-3 दिन के लायक थी, तो उनके बारे में बताया कि इसके निराकरण हम 2 दिन में कर लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी इसकी चुटकी लेती नजर आ रही है। आपको बता दें, भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं उसमें आपस में तालमेल नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी ये जग जाहिर है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। थोपेंगे, ये राज चलने वाला नहीं है। इसमें हर एक महत्वाकांक्षी है और आपस में इनका कोई संवाद ठीक से होता नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा अखिलेश जी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस और राहुल के बारे में, ममता जी क्या कहती हैं। इस प्रकार इनका सबका आपस में कोई सामंजस्य होना नहीं है। कहने का गठबंधन है लेकिन गांठों वाला गठबंधन। प्रदेश में डाक भेजने के लिए अब मोबाइल नंबर जरूरी हो गया है। आपको बता दें, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट या पार्सल पर बाहर से प्राप्तकर्ता का नंबर होना जरूरी है, तभी डाक बुक हो पाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने सभी डाकघर में एडवाइजरी भी चस्पा कर दी है। दरअसल ज्यादातर लोग डाक पर अधूरा पता लिखते हैं, जिसकी वजह से डाकिये को बेवजह भटकना पड़ता है। इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है ताकि अगर डाकिये को प्राप्तकर्ता का पता नहीं मिले तो वो मोबाइल नंबर के माध्यम से संपर्क कर पाए। भेजने के लिए सितंबर 2023 से डाक विभाग ने एक निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी जो डाक भेजने के लिए प्रत्येक ग्राहक को मोबाइल नंबर अंकित करना, प्रेषक दोनों का, पाने वाला का भी और भेजने वाला का मोबाइल नंबर अंकित करना जरूरी है। तभी उसकी जो डाक है, चाहे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, विदेश के पार्सल तभी भेजे जा सकते हैं जब उसका मोबाइल नंबर आर्टिकल में अंकित किया जाएगा। डाक बांटना पोस्टमैन के लिए बड़ा परेशानी का काम हो गया और इससे एक फ़ायदा ग्राहक को ये फ़ायदा है कि जो पाने वाला है, अगर उन केस वो घर पे नहीं मिला तो पोस्टमैन जो वहाँ जब वितरण करने जाएगा डाक को, तो वो वितरण करते समय अगर उसका एड्रेस वहाँ पे नहीं मिला तो उसका कॉन्टेक्ट कर सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सड़क एक्सीडेंट के बाद उनका दर्द छलका है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सफर तो तय करना ही पड़ेगा। हरीश रावत ने एक्सीडेंट की गलती को खुद स्वीकार किया। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हरीश रावत ने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी गलती मेरी है। दशहरे के प्रोग्राम और कुछ पार्टी के प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से ड्राइवर को आराम नहीं मिल पाया। आगे कहा कि एस्कॉर्ट नहीं मिला क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं और मुझे सफर तय करना ही पड़ेगा। शादी के समारोह से आ रहा है और कुछ जगह गया भी था मिलने के लिए, ज़्यादा विलम्ब हो गया आने में। 11:30 बजे के करीब जो है हो गया। ड्राइवर थोड़ा थके हुए थे क्योंकि इधर निरंतर रामलीलाओं में रहा, कुछ एक्टिविटीज़ में रहा, तो ड्राइवर ओवर एग्जर्शन की वजह से जो मुझे ध्यान देना चाहिए था। हमारे राज्य का एक रूल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर को एस्कॉर्ट नहीं मिलता। तो जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार देती है, हरियाणा देती है, पंजाब देती है, दूसरी सरकारें देती हैं, लेकिन उत्तराखंड में नहीं देते हैं। और ये निर्णय हमने अपनी सरकार के वक्त में किया था, इसलिए मैं इस सरकार को या किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा। मुझे ज्ञात ही हुआ कि औरों को देते हैं। अब मैं कांग्रेसी हूँ ना, थोड़ा तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी अजय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित जनपद भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा में नियुक्त किए गए पुलिस बल को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और कहा गया कि ड्यूटी के दौरान अपने साथ लाठी डंडे अवश्य रखें। साथ ही ड्यूटी में निर्धारित वर्दी धारण करें। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करें। ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून में अगले 20 दिन त्योहारी सीजन के बीच तमाम तरह के वीवीआईपी और वीआईपी दौरे प्रस्तावित हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और देहरादून आ रहे हैं और इसी दिन पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस वाइस वेलफेयर एसोसिएशन का 3 दिवसीय मेला शुरू किया जाएगा, जहां 28 अक्टूबर को सीएम धामी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बता दें कि उपराष्ट्रपति उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति पहले देहरादून आएंगे और उसके बाद गंगोत्री जाएंगे, फिर 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी सपत्नीक कल देहरादून पहुंच रहे हैं और यहाँ से दोपहर में वो हरसिल पहुंच करके वहाँ से फिर गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और उसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर को श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात वो 27 तारीख की शाम को देहरादून लौटेंगे। यहाँ 1-2 कार्यक्रमों में शामिल होने के पश्चात रात्रि को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। रुड़की डीएवी कॉलेज के सहायक अध्यापक अरविंद कुमार कॉलेज में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद जब वो धरना देने गए तो प्रधानाचार्य मनोज सैनी ने उनके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि सैनी समाज के लोगों के बीच प्रधानाचार्य ने सहायक अध्यापक को जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही आरोप लगाया कि सहायक अध्यापक उन्हें काफी परेशान कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें प्रधानाचार्य स्कूली बच्चों को उदाहरण के तौर पर जाम के गिलास से ग्लास टकराने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर को 20 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल यूपी सिंचाई विभाग हर साल दशहरे से दीपावली तक मेंटेनेंस के लिए नहर को बंद करता है। विभाग ने 11 नवंबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से नहर का पानी रोक दिया है। उत्तराखंड गंग नहर जल विहीन हो जाने से दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पेयजल संकट ना हो उसके लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। वहीं इस समय पर कृषि में पानी की मांग कम है, इसलिए किसानों को ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। ये जो ऊपरी गंगा नहर है ये भीमगोड़ा बैराज से आज बंद होगी और 11-12 नवंबर की मध्यरात्रि तक बन जाएगी। इसमें जो भी हमारे आवश्यक कार्य होते हैं ऊपरी गंगा नहर के, जिसमें काफ़ी जो भी मरम्मत संबंधित कार्य हैं और जो इंटरनल सेक्शन में हमारे वर्क होते हैं जो नहरबंदी में भी संभव हैं तो वो सारे कराए जाएंगे। किसानों को परेशानी नहीं, उनको सबको मतलब जानकारी होती है इस चीज़ की कि हर साल ये दशहरा से दीपावली के मध्य बंद होती है, जिसमें इनकी वहाँ से जो भी हमारे मेन कैनाल से राजवाहे डिस्ट्रीब्यूटरी माइनस वगैरह जो भी निकली है उनकी सफाई सीट सफाई होती है और ये प्री प्लान सब प्रोग्राम होता है। रुड़की के डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज सैनी का सहायक अध्यापक अरविंद कुमार से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गंग नहर थाने में भी सैनी समाज के लोगों के बीच प्रधानाचार्य ने सहायक अध्यापक को जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि कुछ दिनों पहले सहायक अध्यापक अरविंद कुमार ने डीएवी कॉलेज में भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया था। जब धरना देने सहायक अध्यापक गए तो प्रधानाचार्य मनोज सैनी ने उनके साथ मारपीट की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष है। उधर प्रबंध समिति का कहना है कि वैधानिक कारणों से आगे दिक्कत ना हो, इस वजह से जल्दबाजी में आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लटकाना चाहती है, उनकी मंशा ही राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में नहीं है। पहले भी हरीश रावत जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के अटक गया था। हाई कोर्ट के भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए। तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण हैं जिनको रिमूव करते हुए हमको उसको ठीक करना है, ताकि कल वो चीज़ें भविष्य में किसी के लिए समस्या पैदा ना हो। उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हम जो व्यवस्था बनाएंगे
आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बना के दें। केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई न कोई बहाना करके, और हम ये भी कह रहे हैं इनसे, जब तक तुमने प्रवर समिति को सौंपी दिया है तो दिल्ली के जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनके बिना तो राज्य आंदोलन की कल्पना नहीं है, उस इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ और एनसीआर में जो लोग थे जिन्होंने निरंतर राज्य के आंदोलन के झंडे को ऊंचा उठा करके रखा, और राज्य के अंदर ही बहुत सारे लोग छूट गए हैं, उनको सम्मिलित करिए तब तक, यदि तुम गंभीर हो, और नहीं तो प्रवर समिति को डाल करके तुमने इसको जो लटकाने का जो हमको आशंका है, यदि वही है तो फिर तुमसे उम्मीद ही करना बेकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।